हेलो, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। ठीक है, जैसे कि हमने आपने मेरी इस चैनल पर जो बाकी वीडियो देखी होगी और इस हिसाब से आपको पता होगा कि हमारी ये जो सीरीज है वो अधूरी रह गई थी। ये सीरीज हमारी रिवीजन सीरीज है। ठीक है, फास्ट रिवीजन सीरीज़ है। ये फास्ट किस लिए रिवीजन सीरीज, मतलब किसकी रिवीजन सीरीज है, तो बता दूं कि ये हमारी सिलेबस एनालिसिस की सीरीज है ना। हमने सिलेबस को एनालिसिस करने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की थी। इसके 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट 10 और यूनिट 9। अगर आपने अब तक वो यूनिट नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर हमारे चैनल पर चेक करें और जाके देखें यूनिट 9 और यूनिट 10। उसमें मैंने बताया है यूनिट 10 जो जीवनी, आत्मकथा और अन्य गद्य विधाएँ हैं उनके बारे में बताया गया, उनके लेखक, उनके रचनाकार है ना, और उनके बारे में कुछ पृष्ठभूमि या जो किस पर बनी हुई रचना है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके रचनाकार का जन्म वर्ष और जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष, तो मैंने ये सब बताया है। और ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आप अगर देखो तो कल जो हमारी एक वीडियो आई थी PYQ MP सेट का, उसमें कुल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ सिलेबस से। सिलेबस से मेरा मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो रचना भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी, तो पूछ लेता है कि अंधेर नगरी किसके द्वारा रचित रचना है, या भारत दुर्दशा किसकी रचना है, या किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, है ना। या फिर जोड़ी दे देता है मिलान करने की, एक तरफ दे देता है रचनाकार, दूसरी तरफ दे देता है रचना, बताता है कि ये रचना किसकी है, मतलब जो सही जोड़ी लगाइए करके। तो ऐसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लगभग मैं अपने जो पर्सनल अनुभव है, मतलब मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, जो मैंने एग्ज़ाम में देखा है वो अनुभव, और बहुत सारे PYQ सोल्व करके देखे हैं, उस अनुभव के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि लगभग 10 से, सॉरी हम उल्टा ले रहा हूँ मैं ना, तो 5 से 10 क्वेश्चन आते ही हैं कंपलसरी। ठीक है, 5 और 10 के बीच में क्वेश्चन आते ही हैं, ये कंपलसरी है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि MP सेट के एग्ज़ाम में मैंने देखा है लगभग 12 से प्लस में क्वेश्चन आए थे, वो भी ओनली सिलेबस में। ये जो सिलेबस है ना उसमें से ही आए थे। उसमें से कैसे आए थे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरी क्लास में। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आए थे। अगर आपने नहीं देखे ये 12 क्वेश्चन, देखो 12 क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन MP सेट में आए हैं। MP सेट अब जाके देखो 2024 का MP सेट, वहाँ पर जाके देखो कुल 12 क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में पूछो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का नंबर वाइज दिखा दूंगा कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि फिर आपके 10 से 10, चलो 10 तो नहीं बोलते, लेकिन 5 क्वेश्चन कंपलसरी ख़राब होने ही हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं समझी और आपको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही हवाई है, फालतू मतलब बोल रहा है, तो आपके फिर 5 जो क्वेश्चन है मतलब 10 नंबर, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो आप देख लो कि क्या कैसे करना है। तो चलो हम आज का जो वीडियो है हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना। तो आज हमारा यूनिट 10 है, सॉरी यूनिट 8 है। ठीक है, यूनिट 8, इसमें हमारे नाटक हैं, प्रमुख नाटक। तो आज हम इस प्रमुख नाटक देखने वाले हैं और उनके रचनाकार। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुए थे नाटक, इसमें पात्र कौन कौन से हैं, प्रमुख तौर पे बात करेंगे, लेकिन अन्य पात्र भी बहुत सारे होते हैं ना, गौण पात्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम प्रमुख पात्रों के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, और ये नाटक जो है ये किस पृष्ठभूमि पर, मतलब उसका जो सार है, ये किस समस्या प्रधान नाटक है और किस पर बना है, सामाजिक घटनाओं या किस पर, है ना, प्रेम पर, काव्य पर, है ना, और मनोविज्ञान पर, व्यंग्य, किस पर आधारित बना हुआ नाटक है, हम इसके बारे में बात करेंगे।
तो चलिए अब शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हमारा है ये जो क्रम है, आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो क्रम है ये सनवाइज है, मतलब इसके प्रकाशन के वर्ष के हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से जमा के रखा है, ठीक है। सबसे पहले प्रकाशित हुआ था भारत दूरदर्शा, फिर अंधेर नगरी, फिर चंद्रगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, आगरा बाजार, आंधा युग, अंजो दीदी, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, बकरी नाटक, एक और द्रोणाचार्य और महाभोज, ठीक है। ये क्रम वाइज है, तो आपको क्रम में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सबसे पहले क्रम से ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारा नाटक है भारत दूरदशा। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? भारत दूरदशा प्रकाशन वर्ष आएगा हमारा 86, ठीक है, 1876 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1874 है, 76। और इसके रचनाकार तो पता ही है आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसे भी मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा तो भी आपको पता ही है कि ये किसके द्वारा रचित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये इसका मूल विषय क्या है? मूल विषय है तत्कालीन भारत की जो दुर्दशा हो रही थी, अंग्रेजों द्वारा जो भारत की जो व्यवस्था कर दी गई थी, जो भारत को लूट रहे थे, ठीक है, भारत को लूट रहे थे, और जो हमारी जो जनता थी आलसी हो गई थी, मदिरा पान में व्यस्त हो गई थी, तो उसी की जो तत्कालीन दुर्दशा हो रखी थी, उसी को दिखाने के लिए ये रचना हुई है। भारतेंदु जी ने ये रचना लिखी है ना। अगर देखा जाए तो ये एक अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कटाक्ष या व्यंग्य भी कह सकते हैं ना, अंग्रेज़ों के बारे में, मतलब उनकी जो व्यवस्था थी उनके बारे में बताया गया है। और हमारे जो भारतीय जनता थी जो आलस्य मदिरा में लीन हो रखी थी, और डिसलॉयल्टी, मतलब सब बर्बाद हो गया था ना, सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो सब बर्बाद हो रहा था, उस टाइम की ये रचना है ना। सब दुर्दशा हो गई थी भारत की, तो उसी के बारे में। तो इसमें सबसे प्रमुख पात्र के तौर पर हम देखें तो भारत है सबसे प्रमुख पात्र। भारत नायक है ना, भारत नायक है, भारत पात्र नायक है, इसी से भारत भाग्य, ठीक है, भारत भाग्य आता है। भारत भाग्य के बाद भारत दूरदशा, मतलब दुर्देव, सॉरी, भारत दुर्देव आता है, ठीक है। भारत दुर्देव, भारत दुर्दशा, भारत दुर्देव और भारत भाग्य और भारत, ये 3 प्रमुख पात्र है। उसके बाद गौण पात्र आते हैं। गौण पात्र जैसे मदिरा है, आलस्य है, डिसलॉयल्टी है, महाराष्ट्री, और भी बहुत सारे पात्र है ना। तो ये सब गौण पात्र हो जाते हैं। इसकी पृष्ठभूमि हमने देख ली, ठीक है। अब भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु का जन्म हुआ था 1850 में। 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, ठीक है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में होता है। ये हो गई हमारी एक पहली रचना, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमारी दूसरी रचना देखते हैं। दूसरी रचना है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1881, ठीक है। 1881 में ये प्रकाशित हुआ था, नाटक लिखा गया था, ठीक है। और ये भी भारतेंदु का है, भारतेंदु का ही नाटक है ये भी। और इसकी पृष्ठभूमि देखा जाए तो ये तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था, दुर्व्यवस्था कह सकते हैं, अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था भी कह सकते हैं, अव्यवस्था भी कह सकते हैं। जैसे कि चौपट राजा, जहाँ की कुछ भी व्यवस्था ठीक नहीं है, एकदम चौपट है, सारी व्यवस्था चौपट है, इसीलिए चौपट राजा उसका नाम है, ठीक है। व्यवस्थित अव्यवस्थित है सब कुछ। तो इस पर ये रचना है हमारी, है ना। इसमें सबसे प्रमुख पात्र के तौर पर है महंत, ठीक है, प्रमुख पात्र के तौर पर महंत है। उसके 2 शिष्य होते हैं, एक है गोवर्धन, नारायण दास, गोवर्धन दास, ठीक है। और चौपट राजा होता है। और भी गौण पात्र हैं बहुत सारे, ठीक है। प्रमुख तौर पर यही पात्र होते हैं, और भी गौण पात्र हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या बच गया? रचनाकार, इसका तो हमने जन्म वर्ष लिख लिया है ना, इसके बारे में जानकारी निकाल ली, गौण पात्र देख लिए। ये बहुत ज़रूरी है ना, ये याद करना भी बहुत ज़रूरी है
है ना। ठीक है, अभी हमारी नेक्स्ट ये हो गई, ये हो गई। तीसरे नंबर पर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1928। 1928 में चंद्रगुप्त प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 है। ओके, और ये प्रसाद जी की रचना है। प्रसाद जी कौन? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी के नाम से ही आपको पता होगा ना, ये छायावाद में कुल 4 प्रमुख रचनाकार फेमस हैं, उनमें से ही एक है। उनको भी ऐसी तरह मतलब जाना जाता है। क्या उसको किस तरह से जाना जाता है उनको? प्रसाद, निराला, पंत, और एक कौन है? वर्मा। वर्मा मीन्स महादेवी वर्मा, है ना। तो ये 4 है, इन्हें कहते हैं छायावाद के 4 स्तंभ। तो इसीलिए इस नाम को तो आप पहले से जानते ही होंगे, और जानना बहुत ज़रूरी है ना, ऐसे शॉर्टकट में नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसको HPD करके याद रख लो, क्योंकि इतना बड़ा नाम है, हम कितनी बार लिखा करेंगे, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को MPD कर दो। ठीक है, इस तरह से याद करना है ताकि याद रह जाए, है ना। शॉर्टकट में तो बहुत बड़ा नाम होता है, हम बार लिखेंगे कॉपी में तो टाइम ज़्यादा जाता है ना। तो अब प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1989। प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1989 को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1989 को हो गया था। और क्या बात करें, चंद्रगुप्त नाटक किस पर है? ये राजनीतिक राष्ट्र प्रेम मतलब देशभक्ति पर है, मतलब राष्ट्र प्रेम कह सकते हैं। और बाहरी आक्रमण, जैसे कि राष्ट्रद्रोह भी कह सकते हैं, या फिर और क्या कह सकते हैं, बाहरी आक्रमण, है ना। बस यही है, राष्ट्र प्रेम और बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण के तौर पर जो हूर्ण होते हैं, और जो याद नहीं आ रहा अभी मेरे को, है ना, कौन कौन थे, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि है, मतलब पृष्ठभूमि कह सकते हैं, या इसका मूल संवेदना, इसकी मूल संवेदना है, नाटक की मूल संवेदना यही है ना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद और बाहरी आक्रमण है। यही हो गया इसका। स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन कब हुआ था? स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931। ठीक है, 1931 में प्रकाशित हुआ था स्कंदगुप्त। इसकी जो मूल संवेदना है, मतलब नाटक की जो मूल भावना है, मूल समस्या है, वो आंतरिक कलह, मतलब पारिवारिक जो होती है ना, पता है ना आप सभी को, पारिवारिक जो क्या कह सकते हैं उसको, सिंपल सी भाषा में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पारिवारिक कलह को हम कह सकते हैं आपसी मतभेद। ठीक है, आपसी मतभेद, पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक समस्या। ठीक है, इस तरह का ये नाटक है ना। और बाहरी आक्रमण भी होता है, पता ही है, स्कंदगुप्त में हूर्ण आक्रमण करते हैं, है ना, नैशक का आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड है ये। इसमें ऐसे चंद्रगुप्त में पात्र हमने देखे नहीं ना। चंद्रगुप्त में पात्र एक स्वयं चंद्रगुप्त ही है, और चाणक्य है, प्रमुख पात्र है ये, राक्षस है एक। ठीक है, और भी गौण पात्र है, जैसे नंद हो गया, नंद का बेटा हो गया अंबिक, राजकुमार। ठीक है, राक्षस सेनापति, और भी बहुत सारे हैं। तो हम मुख्य पात्र ही देखेंगे, है ना। मुख्य पात्र के तौर पर चाणक्य आते हैं और चंद्रगुप्त आते हैं, और एक उनका सेनापति होता है राक्षस। ठीक है, तो वही आते हैं। और स्कंदगुप्त में पात्र है स्कंदगुप्त स्वयं। देवसेना है, देवसेना के बाद और कौन है यार, जया, और भी है देवसेना तो हो गई ना। और कौन हो सकता है प्रमुख पात्रों के तौर पर? और अगर कोई और भी है, मतलब है, वैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, प्रमुख पात्रों में और कौन कौन है? ठीक है, प्रमुख पात्रों में मुझे तो बस 2 ही याद आ रहे हैं। ठीक है, और
और भी है, प्रणदत्त है ना, और रामगुप्त है, रामगुप्त के बाद श्रीगुप्त, नहीं श्रीगुप्त नहीं है, और कौन है, समुद्रगुप्त, नहीं वो नहीं है, अनंत देवी है ना, अनंत देवी है, देवकी है, और कौन है, और विजया है, जया बोल रहा था, विजया है, वो प्रमुख पात्र के तौर पर आती है, विजया भी है, और भट्टार्क है ना, स्कंदगुप्त के पात्र हैं ये, और भी गौण पात्र भी बहुत सारे हैं, पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें, तो और बात नहीं करते हैं हम, है ना। और ये रचना भी प्रसाद जी की है ना। कुल 3 नाटक हैं प्रसाद जी के, ध्रुव स्वामिनी भी है, स्कंदगुप्त भी और चंद्रगुप्त भी, इनके नाटक हैं प्रसाद जी के। और ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष है 1933 में प्रकाशित हुआ था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी की पृष्ठभूमि क्या है, नारी का अधिकार है ना, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, नारी की स्वतंत्रता, नारी का अधिकार और विधवा पुनर्विवाह पर आधारित ये रचना है हमारी ध्रुव स्वामिनी। और इसके मूल पात्र हैं चंद्रगुप्त है ना, इसमें भी चंद्रगुप्त आते हैं। और ध्रुव स्वामिनी जो कि चंद्रगुप्त की प्रेमिका होती है, मतलब चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनके बड़े भाई जो रामगुप्त है, रामगुप्त से उनका विवाह हो जाता है ध्रुव स्वामिनी का। तो जब रामगुप्त को एक पड़ोसी राज्य या कोई एक दुश्मन होता है, मुझे अभी उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जब आक्रमण करने की धमकी देता है और एक शर्त रखता है कि अगर तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेजते हो उपहार के तौर पर तो मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूँगा। तो रामगुप्त तुरंत मान जाता है और अपनी पत्नी को उसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब भेज देता है वहाँ पे, तो चंद्रगुप्त और बाकी जो सेना और सेनापति जो मंत्रीगण होते हैं वो सब अपने राजा से नाराज़ हो जाते हैं और सब मिल के ना उसको मार देते हैं, उनके राजा रामगुप्त को। उसके बाद फिर क्या ही बचा है, मार दिया और वो जाके ध्रुव स्वामिनी को छुड़ा के ले आते हैं और उसके मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं चंद्रगुप्त, फिर उनसे शादी कर लेते हैं, है ना। तो यही है मूल पात्र के तौर पर, यही है ना, रामगुप्त है, चंद्रगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी है, ये 3 मूल पात्र हैं, इनके प्रमुख पात्र हैं। और इसमें कुछ पंक्तियाँ भी बहुत सारी फेमस है, जो कि मैं आपको अभी हमारी मिक्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली, कुल इसमें 5 से 6 टेस्ट हो सकते हैं। हालांकि 5 कंपलसरी करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन 4 या 5 ऐसे कुछ कंपलसरी होने वाले हैं टेस्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो उसमें कुछ पंक्तियां भी लेके आऊँगा, हर नाटक की, हर उपन्यास की कुछ न कुछ पंक्तियां भी आती है, वो भी लेके आने वाला हूँ मैं। तो आप ध्यान से वो क्लास पूरी और अच्छे से देखिएगा और आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इसका काम भी ख़त्म हो गया, हमारी 5वीं रचना ख़त्म, ठीक है। अब नाटक सिंदूर की होली। सिंदूर की होली नाटक, सबसे पहले तो इसका हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक 1934 की रचना है। सिंदूर की होली नाटक 1934 की रचना है, ठीक है। 1934 की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, लक्ष्मी नारायण, इसको इधर लिखते हैं ना, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल इनके रचनाकार हैं, ठीक है। और हम बात करें तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि लक्ष्मी नारायण लाल इनका जन्म जन्म कब हुआ था, है ना, क्योंकि प्रकाशन वर्ष तो हमने देख लिया, तो अभी लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म कब हुआ हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जन्म हुआ है 1903 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि क्लियर ना दिखे, तो आप जो सुन रहे हो, है ना, उससे भी ध्यान लगाने की कोशिश करना, सिर्फ देखना नहीं है, सुनना भी है कान लगा के,
तो इनका जन्म हो गया 1903 में, है ना। अब हम क्या देखते हैं इसमें कि इसकी जो मूल समस्या क्या है, नाटक की मूल समस्या क्या है। मतलब मूल समस्या के, अगर मूल समस्या की बात करें तो जो मूल संवेदना है नाटक की, है ना, मूल रचना किस पर आधारित है नाटक, तो इसका मूल समस्या है विधवा समस्या। विधवा समस्या है, विधवा समस्या, ठीक है, इसमें मैंने विधवा लिख दिया। विधवा समस्या है इसमें नाटक की। विधवा समस्या मतलब एक विधवा का जीवन कैसा बीतता है ना। जब कोई विधवा हो जाता है तो उसके बाद का जो जीवन होता है वो लोगों के ताने सुनना, है ना, और जो बेसहारा हो जाते हैं वो खुद, मतलब अभी क्या कह सकते हैं कि एक बेसहारा हो जाती है ना। एक महिला जब विधवा होती है तो बेसहारा हो जाती है, समाज उससे कट जाता है और लोग उसे एक मनुष्य की तरह देखते हैं, है ना। कहते हैं कि अपने पति को खा गई। अब ऐसे बहुत अंधविश्वास ज़्यादा होता था पहले, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है ना। पहले जब अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसे कंपलसरी सफ़ेद साड़ी पहनाना होता था कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई रंग बचा नहीं है तो उसे सफ़ेद साड़ी पहना दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, कम होता है ना। अभी बहुत कुछ बदल गया है। तो इसकी मूल समस्या ये हो गई। और इसके पात्रों की बात करें तो सबसे पहले है मनोरमा। मनोरमा, ठीक है। अब यहाँ पे जगह कम है तो लिखूंगा नहीं। मनोरमा है इसके पात्रों में, प्रमुख मनोरमा है, ठीक है। और उसके बाद है चंद्रकला। चंद्रकला के बाद मुरारी लाल। कला और मुरारी लाल ये प्रमुख 3 पात्र हैं इनके। मनोरमा, चंद्रकला और मुरारी लाल, ये 3 प्रमुख पात्र हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनका आपस में क्या रिश्ता है ये आप मुझे बताओगे और आप खुद भी याद करोगे, या मैं आपके लिए बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ये भी हो गई हमारी। अब क्या है, आगरा बाज़ार। आगरा बाज़ार का प्रकाशन वर्ष कब होता है? आगरा बाज़ार का प्रकाशन वर्ष है 1900, एक मिनट ना, आगरा बाज़ार 1954 को प्रकाशित होता है। प्रकाशन वर्ष 1954, ठीक है। और इसके रचनाकार हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर द्वारा ये नाटक रचा गया है। और ये नाटक का जो मूल संवेदना है, मूल संवेदना कहते हैं तो ये मूल समस्या क्या है ना, नाटक का मूल भाव क्या है, किस पर आधारित नाटक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आम जनता, है ना, आम आदमी के जीवन में जो क्या बीतता है ना, दिनचर्या क्या है आम आदमी की, है ना। जैसे कि ककड़ी वाला है, तरबूज वाला है, बर्फ़ वाला है ना, और भी बहुत सारे लोग होते हैं उसमें अंदर, है ना, बर्तन वाला है। तो उनका आम जीवन किस तरह से बीतता है इस पर आधारित है ये, है ना। एक बाज़ार का पूरा तो वो जमा हुआ है दृश्य, तो उसमें सब बताया गया है। और इसमें ख़ास बात क्या है पता है आपको? नज़ीर अकबराबादी, नज़ीर अकबराबादी की शायरियाँ, नज़्म या जो शायरियाँ हैं ना, उनका इस्तेमाल किया गया है। उनका प्रमोशन किया गया है ना, प्रमोशन ही कहते हैं आजकल, है ना। हर चीज़ को अगर कोई उसको प्रमोट करता है, उसके बारे में कहता है, अगर जैसे कि अगर कोई मेरे चैनल के बारे में कोई और बात कर रहा है कि इसका चैनल बहुत अच्छा है, ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी MCQs या अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तो वो प्रमोशन कर रहा है मेरे चैनल का। तो वैसे ही इनकी शायरियाँ गाता है, जैसे ककड़ी वाला, तरबूज वाला है, उनकी शायरियों की मदद से अपने जो सामान बेचता है ना, तो उनके प्रमोशन भी करता है और अपना काम भी निकालता है। तो इस पे आधारित है ना। तो हबीब तनवीर जी का जन्म कब हुआ था? अब इनका देख लेते हैं। हबीब तनवीर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म होता है 1923। कहाँ पे लिखे हैं? यहाँ पे लिखते हैं 1923 को हबीब तनवीर जी का जन्म हुआ था। ये लिख के रख लो, है ना, ये लिख के रख लो, इनका जन्म और ये प्रकाशन वर्ष।
ये तो लिख के रख लो, ये मूल समस्या तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी, लेकिन ये आंकड़े हैं ना बिल्कुल याद नहीं होते, मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बार बार लिखता रहता हूँ, और या फिर एक पेज पे लिख कर चिपका देता हूँ सामने, और उसके बाद सुबह शाम देख लेता हूँ। एक बार दिन में एक बार तो देखता ही हूँ, ताकि ध्यान में रह जाए, भले याद ना, लेकिन ध्यान में रह जाए कि हाँ इसकी ये है। तो अगर मैं एमसीक्यू में देखूँ भी ऑप्शन, तो मैं एलिमिनेट करके उसे सही लगा दूँ। तो मैं यही करता हूँ, है ना। तो आगरा बाज़ार ख़त्म, है ना। इसके पात्रों में तो यही है ना, बर्फ़ वाला है, तरबूज वाला है, और भी बहुत सारे पात्र है ना, तो अलग अलग है। इसके पात्र में कुछ ज़्यादा वो है नहीं, फिर भी आप एक बार देख लेना पूरे पात्र, है ना, मैं प्रमुख तौर पर बता रहा हूँ। अब हमारा आता है 8वां, अंधा युग। अंधा युग नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 या 55। देखो ऐसा है, 54 या 55 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बताया गया है। कहीं पर लिखा है कि 1954 है, तो कहीं पे 1955। मैंने गूगल में सर्च करके देखा तो 54 बता रहा था, ठीक है। और जब बहुत सारे टीचर्स और या फिर कई पुस्तकों में अगर मैंने देखा तो वहाँ पे 55 लिखा हुआ था। तो अब ऑथेंटिक कौन सा हो सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर ज़्यादातर दोनों चल जाते हैं। एक तो पूछता है 54 पूछ लेता है, या फिर 55 पूछ लेता है। दोनों में से कोई ना कोई एक ही पूछेगा, दोनों साथ में नहीं होंगे अगर पूछेगा तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। 54 या 55 आप याद रख लेना, है ना। इसके रचनाकार है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। राइटिंग पे मत जाना, है ना, वो थोड़ी बहुत ऐसी है ख़राब है, अभी बोर्ड पे नया नया हो ना तो ऐसी होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सुधर जाएगी, है ना। तो ये हो गए, है ना। धर्मवीर भारती जी का क्या कहेंगे हम, उनका जन्म कब हुआ था। धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ था 1900 देख लेता हूँ, वही गलत ना हो जाए, 1946 नहीं, डाउट है ना मुझे, यहाँ पे गलत लिखा है। देखो धर्मवीर भारती जी का जन्म कब हुआ था ये आप बता दो मुझे ना, बताओ इसका आंसर आप बताओगे मुझे, जन्म कब हुआ था, ठीक है। इनका जन्म मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट है, मैंने लिखा था लेकिन ठीक से नहीं मिल रहा। तो इसकी मूल समस्या या मूल भावना, ठीक है, या इस नाटक के जो लिखने का जो आधार है, या क्यों लिखा गया, मतलब किस पे आधारित है। तो इसकी मूल समस्या है महाभारत युद्ध का 18वां दिन। 18वां दिन मतलब जो दुख होता है, उसके बाद जो पछतावा हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया, बहुत सारी चीज़ें, है ना। 18वें दिन का दृश्य दिखाया गया है इसमें। महाभारत हुआ था, उसके बाद जो अंत होता है, अंत कब 18वें दिन होता है, तो वही 18वां दिन दिखाया गया है ना। और इसकी एक खास बात बताएं आपको, ये गीति नाट्य है ना, गीति नाट्य है, गीति नाट्य है, ये गीति नाट्य है, तो गीतों में सब कहा गया है ना। और इसमें एक और ख़ास बात है, इसके कुल 5 भाग हैं, है ना। वो 5 भाग कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके पूछ लेता है, और वो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है, पूरे के पूरे 5 भाग, ठीक है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, ठीक है, गांधारी का श्राप, और लास्ट क्या है, क्रमिक आत्महत्या, ऐसे ही कुछ है ना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा अभी। और बीच में एक टाइटल भी है, पंख पहिए पत्तियाँ, और लास्ट वाला जो प्रभु की हत्या है ना,
अंत वाला टाइटल। तो ये याद रखना है क्रम में। अभी मैंने बोला यही सही क्रम है, लास्ट वाला मुझे एग्जैक्ट नाम सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन वो लगभग सही है ना। तो यही है। और कुछ बचा इसमें? पात्र, पात्र है, अश्वत्थामा है, गांधारी है, कृष्ण है, ठीक है। एक खास बात की है, अर्जुन की बात नहीं हुई, युधिष्ठिर है, ठीक है। और भी बहुत सारे गौण पात्र है। अंधा युयुत्सुक है, अंधे का नाम क्या है? धृतराष्ट्र है। और कौन है? और जो संजय है, बहुत सारे पात्र हैं ना, आप ध्यान कर लेना अच्छे से। एक बार मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से पात्र याद है, जैसे कि मुझे अभी याद नहीं आ रहे पूरे पात्र, वैसे अगर आपको भी याद नहीं आते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे एक बार फिर से पात्र देखने चाहिए, तो आप उसकी लालच में आप एक बार फिर से पात्र देख लोगे तो आपके ध्यान में रह जाएगा वो पात्र, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप एक बार फिर से देख लेना, है ना। हमारा अगला नाटक है अंजो दीदी। अंजो दीदी का प्रकाशन वर्ष कब है? अंजो दीदी एक मनोवैज्ञानिक रचना है, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1955। 1955 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और अंजो दीदी के रचनाकार हमारे कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया अंजो दीदी नाटक है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? उपेंद्र नाथ अश्क जी का 1910 में। 1910 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1910 में इनका जन्म हुआ था। और इनके मूल संवेदना, हमारे अंजो दीदी नाटक की मूल संवेदना क्या है? आपने ये जो नाटक पढ़ा ही होगा कि अंजो दीदी का नाम अंजलि है, अंजलि दीदी है। अंजलि दीदी पूरे घर में बड़ी हैं और वो चाहती है कि सब अनुशासन में चले, है ना। अगर 10 बजे उठना है, मतलब 10 बजे नाश्ता करना है तो 10 बजे नाश्ता, मतलब खाना खाना है तो खाना खाना ही है। 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना ही है, ठीक है। वो एक मशीन की तरह सब लोगों को चलाना चाहती है। तो इसकी जो मूल समस्या है वो यांत्रिक अनुशासन, ठीक है। यांत्रिक अनुशासन, ये एक मूल संवेदना है इनकी, और मूल समस्या कह सकते हैं इसको, है ना। यांत्रिक अनुशासन पर आधारित है ये। तो बहुत ही अनुशासन वाली दीदी है अंजो दीदी। और इसके पात्रों की बात करें तो अंजलि जी स्वयं है, और श्रीपति है, इंद्र नारायण है। श्रीपति इनके भाई है ना, अंजलि के भाई हैं श्रीपति। श्रीपति बोल रहा था, श्रीपत अंजलि के भाई है, और इंद्र नारायण इनके पति है, ठीक है। और नीरज अंजलि का बेटा है नीरज। और उसके बाद भी गौण पात्र है, जैसे नीरज की पत्नी भी है और श्रीपत की पत्नी भी है। तो उनके नाम मुझे ठीक से अभी ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन आप भी देख लेना एक बार नज़र, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि यूजीसी नेट में बहुत डीप में पूछा था इस बार लास्ट, तो इस तरह से ये सेट में तो नहीं पूछेगा मुझे, मतलब अनुमान है, लेकिन शायद पूछ भी ले, क्योंकि यूजीसी नेट जितना टफ लिख रहा है, मतलब बना रहा है पेपर, उसके हिसाब से ये भी बना सकता है। आप एक बार देख लेना, है ना, ठीक है। और कुछ बचा इसमें? नहीं बचा, ठीक है। अब हमारा अगला 10, तो इसमें हम देखेंगे आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक 1958 का है। 1958 में प्रकाशित हुआ था। किसका नाटक है ये सबको पता है, मोहन राकेश। मोहन राकेश इनके रचनाकार हैं, ठीक है। मोहन राकेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है ये। इंटरेस्टिंग कहने का मतलब है कि ये नाटक प्रेम पर आधारित है ना। अच्छा, प्रेम पे आधारित है वो बाद में देखते हैं, पहले इनका जन्म वर्ष देख लेते हैं। 1925 को इनका जन्म हुआ था, है ना, मोहन राकेश जी का।
ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाशन वर्ष और इनका जन्म वर्ष, क्योंकि इसमें से क्रोनोलॉजी वाले सही सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। क्योंकि सबसे पहले कौन पैदा हुआ था वो भी लिख पूछ लेते हैं कि सबसे पहले जन्म किसका हुआ था, है ना। सबसे पहले प्रकाशन किस नाटक का हुआ था ये पूछ लेते हैं। ये हमें ध्यान में नहीं रहता है ना, ये किसका नाटक है ये तो हमें पता ही होता है ना एग्जैक्टली, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, हम बार बार पढ़ते तो याद हो जाता है, लेकिन ये नहीं याद रहता ना कि पहले कौन, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपको एक चार्ट बना के चिपका लो आप, ठीक है। सुबह शाम खाने से पहले, मतलब खाने के बाद, सोने से पहले, ठीक है, उठने के बाद ऐसे शेड्यूल बना लो, पढ़ते रहना है, तभी ये याद होगा। और कोई रास्ता है नहीं इसका, कोई ट्रिक भी नहीं है। ट्रिक भूल जाते हैं, ट्रिक का तो मैं कभी यूज़ करता ही नहीं हूँ, और आप भी करना है मत, क्योंकि एक्स्ट्रा याद करना पड़ता है ट्रिक, तो क्या फ़ायदा उस ट्रिक का। तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन में क्या देख सकते हैं हम, हाँ इसमें क्या एक क्या बात है इसमें, कुछ नहीं, प्रेम पर आधारित है, जिसमें एक मल्लिका होती है, कालिदास होते हैं। कालिदास को तो सब जानते हैं, मल्लिका को भी सब जानते हैं, पढ़ी होगी कहानी। ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब पढ़ लेते हैं ना, तो आपने भी पढ़ ली होगी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने पढ़ी होगी, है ना। तो उसमें एक कालिदास होते हैं, एक मल्लिका होती है, मल्लिका की माँ अंबिका होती है ना। एक विलोम होता है, और एक दंतुल होता है, मंतुल होता है। मंतुल कालिदास का मामा होता है, दंतुल एक राजपुरुष होता है ना। और प्रियंग मंजूरी ऐसे ही कुछ है ना, कि गुंजरी है, प्रियंग गुंजरी। तो वो कालिदास की पत्नी होती है, वो राजकुमारी होती है, कहाँ की, कश्मीर की राजकुमारी होती है ना। तो उनसे विवाह करने के बाद वो कश्मीर का राजा हो जाता है कालिदास, और मल्लिका को धोखा दे देता है। और लास्ट में ऐसा दृश्य नज़र आता है कि मल्लिका ने हमारे जो विलोम भाई साहब थे उनसे शादी कर ली है ना। तो ये जो पात्र है हमने तो बात कर ही ली है, और क्या बात करेंगे इसके बारे में। तो ये ऐसा है, कहा जाता है कि एक वाक्य या फिर एक कोट इसमें पूछा जाता है, कभी कभी आता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता लेकिन पूछ सकता है कि एक सफल विलोम कालिदास है और एक असफल कालिदास विलोम है, एक सफल विलोम है, ऐसे ही कुछ। मेरे को ठीक से क्रोनोलॉजी नहीं जम रही है ना, तो आप जमा लेना, लेकिन ऐसे ही कुछ है, थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला नाटक है आधे अधूरे। आधे अधूरे बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है ना। ये कुंठाओं को लेकर बनाया गया नाटक है। कुंठे के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में प्रकाशित हुआ था। ये भी मोहन राकेश का ही नाटक है, ठीक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, 1969 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र है सावित्री, प्रमुख पात्र है, नायिका कह सकते हैं सावित्री है ना। और इसका नायक पुरुष वन कौन है, महेंद्र। पुरुष वन महेंद्र है, पुरुष टू सक्सेना है, पुरुष थ्री जुनेजा है, नहीं पुरुष थ्री है जगमोहन, और पुरुष फोर कौन है, जुनेजा। देखो ये 4 पुरुष है ना, इसमें नाम नहीं लिया गया है, नाम तो अलग से लिया गया है, लेकिन पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, ये 4 हैं। और ये आप लिख कर ले लो, अगर क्वेश्चन में आ गया ना तो ऐसे ही दे देगा, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, और दूसरी तरफ उनके नाम दे देगा, जुनेजा, सिंघानिया, महेंद्र, है ना, जगमोहन। और आपको मिलान करना है कि पुरुष 1 कौन है, पुरुष 2 कौन है, और इसमें कंफ्यूजन बार बार होता है। तो आप इसको एक बार फिर से अच्छे से देख लेना, ये पात्र है ना। पहले सावित्री को भूल जाओ, सावित्री के बेटे को भूल जाओ, उसकी बेटियों को भूल जाओ, उनका वैसे भी नाम गिन्नी और मिन्नी है, ऐसी कुछ है, ठीक है, बेटी और बेटियाँ दोनों के। और एक बेटा है, ठीक है, बेटे का नाम क्या है आप बताओगे अभी। अब तो ये बिल्कुल नहीं बताऊँगा मैं बेटे का नाम, क्योंकि मुझे पता है अभी लग रहा है मुझे आपको ये याद नहीं है पात्र के नाम, तो आप मुझे बताओगे। और क्या बचा है, रिश्ता तो देख लिया हमने, ठीक है। सिंघानिया इनका सावित्री का बॉस होता है, महेंद्र इनका पति होता है,
ठीक है। और जगमोहन उनका पूर्व प्रेमी होता है। और क्या होता है, जगमोहन के बाद जुनेजा महेंद्र का दोस्त होता है, ठीक है। और जगमोहन इनकी बेटी सावित्री की बेटी का पति भी होता है, क्योंकि सावित्री की बेटी जगमोहन के साथ भाग जाती है, भाग के शादी कर लेती है और फिर कुछ दिनों बाद झगड़ा करके वापस भी आ जाती है, ठीक है। तो पहले तो प्रेमी होता है, फिर दामाद बन जाता है। ये वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मज़ेदार है। तो इसके पात्र तो अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे कि मुझे याद है, मैं जब मैंने पढ़ा था तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा था, क्योंकि ये ऐसा मामला है ना कि बहुत मज़ा आता है, तो मैंने ऐसा पढ़ा तो याद रह गया। अब अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं ना तो वो याद भी रहता है। तो कभी भी अगर आप पढ़ो तो उसमें घुल जाओ, ऐसे पढ़ो कि लगना चाहिए सामने एकदम पिक्चर चल रही है, यहाँ पे एकदम ये पात्र ये कर रहा है, ये पात्र वो कर रहा है, एकदम पिक्चर दिखनी चाहिए। जो कॉपी के पन्ने होते हैं ना, वहाँ पे दिखना चाहिए पात्र की, ये पात्र ये क्या कर रहा है। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पात्र और ये क्या कर रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे अब 3 नाटक बचे हुए। अब बकरी नाटक बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1 मिनट 1974 है ना, हाँ 1974 में प्रकाशित हुई थी बकरी नाटक। ये नाटक किस पर आधारित है? राजनीतिक भ्रष्टाचार कह सकते हैं। आम जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है इसमें, आम जनता को बुद्धू बनाया गया है, यही कह सकते हैं, बुद्धू बनाया गया है ना। और आम जनता का शोषण किया गया है। क्या कहते हैं पता ही है आपको, है ना, दुर्जन सिंह है ना, दुर्जन सिंह कर्मवीर, ये 2 और एक और है ना, 3-4 दोस्त होते हैं ये। कहते हैं कि ये बकरी गांधी जी की बकरी है ना, गांधी की बकरी और चमत्कारी बकरी, ठीक है, सब दुखों को दूर करने वाली बकरी। बकरी के लिए तो चंदा इकट्ठा करते हैं और खुद ही खा जाते हैं, है ना, बकरी के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं लोगों से, और भी बकरी के लिए और कोई संस्था बनाते हैं और पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। और ये बकरी होती किसकी है? विपत्ति करके एक पात्र होता है, आम ग्रामीण होता है, ठीक है, ग्रामीण पात्र होती है, उसकी बकरी होती है विपत्ति की, तो उसकी बकरी खा जाते हैं, है ना। तो इतना सही है ना, इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें जो क्रम होते हैं ना, अभी लास्ट UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था क्रम, जो उसमें संवाद होते हैं और गीत भी है इसमें, वो भी पूछा जाता है ना। बकरी का बहुत बढ़िया गीत है, उसको भी आप देख लेना एक बार। आप पूरा नहीं पढ़ सकते, मुझे पता है, अभी समय बहुत कम है, लेकिन एक नज़र घुमाना बहुत ज़रूरी है। एक नज़र घुमा लोगे तो आप एक लाइन अगर आपकी नज़र में पड़ गई ना, एक लाइन आपके क्वेश्चन को सही कर सकती है। एलिमिनेशन मेथड के साथ आप पूरा कर सकते हो, और वो एलिमिनेशन मेथड में आपको हमारी MCQ वाली टेस्ट सीरीज में बताऊँगा। मतलब टेस्ट सीरीज ही है वो, ऐसे टेस्ट कोई भी यूट्यूब पे नहीं दिखाता है, ठीक है। टेस्ट ऐप पर कहते हैं कि लगा लो, ठीक है, एक टेस्ट फ्री दे देते हैं, उसके बाद बाकी टेस्ट लॉक होते हैं, फिर आपको परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं वही वाले क्वेश्चन IMP क्वेश्चन में आपको फ्री में दिलाने वाला हूँ। 5 क्वेश्चन, 5 टेस्ट तो आपके फ्री हैं 100%, ठीक है। आपको मैं उसमें एलिमिनेशन मेथड भी बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो आप अच्छे से सब्सक्राइब करके रख लो चैनल, आपको बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। तो बकरी नाटक के रचयिता कौन है? इनके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिख लेते हैं ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैं डायरेक्ट सक्सेना लिख रहा हूँ, आपको तो पता ही है कौन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसके रचनाकार हैं, है ना। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था 1927 को। 1927 को इनका जन्म हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ठीक है। और बाकी तो हो गई पृष्ठभूमि, ठीक है। और इसके पात्रों में, बकरी नाटक के पात्रों में कौन कौन पात्र हैं, ठीक है। आम जनता को लूटा गया तो कर्मवीर है, दुर्जन सिंह है, अब विपत्ति है, और भी कुछ पात्र भी हैं, गांधी जी है, नेहरू जी हैं, है ना, तिलक वगैरह भी हैं। तो और भी देख लेना आप,
मैंने कहा ना एक बार आप नज़र घुमा लेना, पूरा नहीं पढ़ सकते मुझे पता है, लेकिन नज़र घुमा लेना, खासकर पात्र, ठीक है, पात्रों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पात्रों से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ये 2 स्थितियों में है, ठीक है, 2 कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक प्राचीन काल मतलब महाभारत काल का दृश्य दिखाया जाता है और एक हमारा वर्तमान काल पर दिखाया जाता है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1977, ठीक है, 1977 प्रकाशन वर्ष है। मेरे को ये सब साथ को कट करने की आदत है ना, तो आप माइंड मत करना, ठीक है। 1977 इनका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। और इनके रचनाकार हैं शंकर शेष। और इनका जन्म कब हुआ था? 1900 कब हुआ था यार? सॉरी, 1933 को हुआ था, सॉरी है ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मैं 27 करने वाला था। 1933 में हुआ था इनका जन्म, शंकर शेष का। और एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन वर्ष 1977 है, ठीक है, ये ऑथेंटिक है और एकदम सही है। और इसकी मूल समस्या क्या है? उसकी मूल समस्या है शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार कैसे है? आप एक और द्रोणाचार्य पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और जैसे कि महाभारत में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, क्यों? इसका रीज़न क्या था? ये कोई नहीं पता। मतलब एकलव्य ने क्या ऐसा अपराध कर दिया था जिसकी वजह से उसका अंगूठा काट दिया, मतलब मांग लिया गया है ना। हालांकि गुरुदक्षिणा के रूप में मांगा था, लेकिन ये तो सही नहीं है ना। तो ये आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा, है ना, मूल समझना। आपने अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके मूलतः पात्रों में तो द्रोणाचार्य आ जाएगा, है ना, एकलव्य आ जाएगा, है ना, और अश्वत्थामा भी है, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पिता हैं। और वर्तमान काल में अरविंद है, लीला है, विमलेंदु है। विमलेंदु एक ईमानदार शिक्षक होता है जिसकी हत्या हो जाती है ना, मतलब निकाल दिया जाता है, शायद हत्या हो जाती है कि निकाल दिया जाता है, मुझे डाउट आ रहा है थोड़ा बहुत। निकाल दिया जाता है, हत्या हो जाती है, ऐसा ही कुछ है ना। चलो कंफर्म करके बताना मुझे कि हत्या हो जाती है, निकाल दिया जाता है विमलेंदु को, है ना। ये वर्तमान काल के पात्र हैं। पुराने पात्र तो महाभारत में जो पात्र हैं वही पात्र हैं, बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है। और ये महाभोज नाटक लास्ट है। महाभोज नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष 1883, ठीक है, 1883। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, एक उपन्यास भी है ना, महाभोज करके एक उपन्यास भी है जो हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। महाभोज करके एक उपन्यास है जो यूपीएससी के सिलेबस में है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गूगल पे जाकर सर्च करते हैं महाभोज का प्रकाशन वर्ष कब है, और गूगल पे बता देता है कि 1979 जो कि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, ना कि नाटक का। तो ये नाटक किसका है? मन्नू भंडारी का, ठीक है। महाभोज नाटक मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी का नाटक है, ठीक है। मन्नू भंडारी जी का नाटक है और इनका उपन्यास भी है, जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1979 में प्रकाशित हुआ था उपन्यास, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ उपन्यास, और 1983 में प्रकाशित हुआ था नाटक, ठीक है। ये नाटक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गूगल में जाके सर्च करोगे तो उसमें एग्जैक्ट टाइप करो कि महाभोज नाटक कब प्रकाशित हुआ था, तो एकदम सही बताएगा कि 1983। अगर आप सिर्फ पूछोगे कि महाभोज कब प्रकाशित हुआ था तो ये बता देगा 1979 को, क्योंकि उसको पता नहीं है ना एग्जैक्ट क्या बताना है।
हाँ, अभी एआई बताता है, चैट जीपीटी या जेमिना, वो बता देता है एग्जैक्ट कि महाभोज नाटक 1983 में हुआ था और महाभोज उपन्यास 1979 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और महाभोज नाटक की मूल संवेदना क्या है? मूल संवेदना की बात करते हैं। मूल संवेदना ये है राजनीतिक भ्रष्टाचार, अपराधीकरण। कैसे? ये महाभोज नाम क्यों पड़ा? नाटक या उपन्यास का महाभोज नाम क्यों पड़ा? ये आपने कभी सोचा है? आपने पढ़ा ही नहीं होगा, मुझे पता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सारांश पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये राजनीतिक अपराधीकरण का है और इसके बारे में प्रमुख पात्र पढ़ लेते हैं, इसने किया है, लेकिन कोई ये नहीं पढ़ता है कि इसके अंदर क्या है। कोई पूरा नाटक नहीं पढ़ता है, और पूरा नाटक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चलता है। ठीक है, इसके प्रमुख पात्रों के तौर पर मैं आपको बता दूं, दास साहब है जो कि प्रधानमंत्री है, पीएम है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री है, मुझे डाउट हो रहा है, मुख्यमंत्री है शायद, है ना। और एक है बिस्सू सॉरी, ये सू क्यों लिख रहा हूँ, बिस्सू है विशेषर, बिस्सू उर्फ विशेषर, इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, बिस्सू की हत्या हो जाती है। क्यों हत्या हो जाती है? क्योंकि ये राजनेताओं के खिलाफ एक ऐसी फाइल तैयार करता है जो उनके गुनाहों का बयान देती है, ठीक है, बताती है गुनाहों के बारे में। तो इसी की वजह से राजनेता जो भी होते, सत्ताधारी पक्ष जिनके खिलाफ ये निकलता है, फाइल निकालता है, तो बिस्सू की हत्या करवा देते हैं ये। और बिस्सू की जब हत्या हो जाती है तो बिंदा आता है, बिंदा भी एक पात्र है जो इसका मित्र है। बिंदा कहता है कि मैं अपने दोस्त को न्याय दिलाऊंगा, लेकिन जब बिंदा को भी जान से मारने की धमकियां मिलती है तो बिंदा थोड़ा कमज़ोर महसूस करता है, लगता है कि मैं अपनी जान गंवा दूंगा तो फिर दोस्त को न्याय कैसे मिल पाएगा। तो ऐसे ही द्वंद्व में हो जाता है वो कभी। और एक और है, एसपी है, ठीक है, उसका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रमुख तौर पर तो यही 3 पात्र है। और एक एसपी है जो भी वो पहले तो राजनीतिक के मतलब जो सत्ताधारी पक्ष होता है उनके साथ मिला होता है, मतलब मिला नहीं होता है, लेकिन अगर शक्ति उनके पास है सत्ताधारी और वो एसपी है ना, पुलिस में है, तो वो तो फिर उनके ऑर्डर ही पालन करेगा ना, उनके जो आदेश होते हैं वही पालन करता है। तो जब वो आखिर में होता है तो उसको ईमानदारी मतलब आता है कि उसका स्वाभिमान होता है वो जाग जाता है। उसकी अंतरात्मा कहती है कि ये जो गलत हुआ है, बिस्सू विशेषर जिसकी हत्या हो जाती है, उसके न्याय के लिए वो भी कोशिश करने लगता है ना। तो धीरे धीरे आखिर में अच्छा हो जाता है। जब आप पूरा नाटक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसकी संवेदना समझ में आएगी, है ना, आप अच्छे से फील कर पाओगे। तो ये हमारे थे पूरे नाटक, ख़त्म। अच्छा, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? मन्नू भंडारी का जन्म तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था 1931 को। 1931 को मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हो गया, आज का नाटक हमारा ख़त्म हो गया, है ना। ऐसा लग रहा है खिचड़ी है, बोर्ड छोटा सा है ना। बोर्ड तो इतना ही अफोर्ड कर पाया हूँ मैं, और खिचड़ी हो जाती है। डिजिटल बोर्ड होता तो हम इसको ऊपर नीचे कुछ भी करते, लेकिन अब अफोर्ड नहीं होता ना, तो एडजस्ट करो। और जैसे कि मैंने बोला है तो लाइन बाय लाइन अगर आपने नोट किया है तो ऐसे ही नोट कर लेना। राइटिंग का मैं अभी धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा, है ना। तो आज की ये यूनिट 8 ख़त्म, है ना। और हम अगली यूनिट क्या होगी? आपको लग रहा होगा कि यूनिट 9 नहीं, है ना, यूनिट 9 नहीं होगी, यूनिट 9 हो चुकी है। हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। हम 10 से शुरू किया था मैंने, तो अब 7, यूनिट 7 में क्या है? हमारे प्रमुख कहानियाँ हैं। तो कुल कहानियों